हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमको क्या देखना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुमने इससे पहले का लेक्चर देखा या तुमको संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके अलावा जो तुम्हारा है पूर्ण संख्या, और इसके बाद इस पर जो संख्याएं होती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अगर तुमको अच्छे से नॉलेज है तो इस चैप्टर को करने में तुमको समस्या नहीं होगी। मेनली जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे। अधिकतर बातें अपरिमेय संख्या के बारे में होंगी। और इससे पहले हमको सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है एक परिमेय है 1.2। और ये परिमेय क्या कहता है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, pa² को विभाजित करे तो pa को भी विभाजित करेगा। इसके बिना इस चैप्टर में हमारा काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, काम तो चलेगा लेकिन समझना तो पड़ेगा। बुक में दिया हुआ है तो क्या मतलब होता है इस परिमेय का, आओ देखते हैं। कह रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा बोवा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हमने इससे पहले भी बताया, भाज्य संख्या मतलब जैसे कि मान लो 15 है और 17 है, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर देखेंगे 15 में 3 से भाग लग रहा है, फिर 15 में 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भी भाग लग रहा है, 5 × 15 हो जाएगा। फिर 15 में 1 से भाग लग रहा है, 15 बार में 15 हो जाएगा। और 15 में 15 से भाग लग रहा है, एक बार में 15 एकम 15। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 17 में 1 से भाग देंगे, 17 बार में तो 17 हो जाएगा ये। देन हमारे पास जो है 17 में 17 से भाग लग जाएगा, एक बार में 17 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी और नंबर से यहाँ पर भाग नहीं लग रहा है। मतलब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, 15 को भाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और नंबर से विभाजित होता है उसको हम लोग भाज्य नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। जबकि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भाज्य और अभाज्य का क्लियर हो गया। देन हमको बोल रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या होगा, p एक अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, 1 से शुरू होता है, 1, 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 23, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का समूह है ये। तो p एक अभाज्य संख्या होगा और p किसी संख्या को विभाजित करे, संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो p उस संख्या को भी विभाजित करेगा। सिंपल सा ये थ्योरम है। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या कह रहा है कि pa² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब pa को भी विभाजित करेगा। अब उदाहरण से समझ ले, आ जाओ। मान लो 2 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। जैसा कि दिख रहा है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, पूरी तो भाग लग जा रहा है। इसी तरह से 2 में भी अगर 4 में भी 2 से इसको विभाजित करो, 4 में 2 से भाग दे दो तो ये 2 दूनी 4। तो मोटा मोटी तुम्हारा थ्योरम यही है कि किसी संख्या का अगर मान लो कोई अभाज्य संख्या है और वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो ये अगर समझ में आ गया है तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, साबित करना है हमको √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे साबित करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नई बातें हमारे सामने आती है तो हमारा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन उस बात को अगर तुम करते जाओ, कोशिश करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे करके वो माइंड हमारा एक्सेप्ट करने लगता है। ये तुमने पढ़ाई के क्रम में भी ध्यान दिया होगा कई बार कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसी तरह की समस्याओं को 3-4 समस्याओं को यदि हम करें तो वो समस्या हमको आसान लगने लगती है। ये हमारे माइंड का एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को तोड़ेंगे हम, समझेंगे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। तो जो हमने पीछे पढ़ा है उससे हो सकता है थोड़ा अलग हटके हो, और इस तरह के प्रश्नों को हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास विधि से। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो प्रश्न में बोल रहा है साबित करने के लिए उसका उल्टा, फिर कुछ गुणों के माध्यम से हम अपने ही बात को गलत साबित करते हैं। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। आ जाओ क्या कह रहे हैं।
तो साबित करना है √2 एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमने कहा अगर हमको √2 साबित करना है अपरिमेय संख्या तो इसको मानना पड़ेगा कि यह परिमेय है। तो मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। अब समझो यहाँ से अगर √2 परिमेय संख्या है तो हमको क्या पता है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे मान लो हम 5 लिख रहे हैं तो 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/1 और इसके बराबर में P/Q कर सकते हैं, जहाँ P का मान कितना हो गया 5 और Q का मान हो गया 1। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको 5 को P/Q के रूप में हम लिख पा रहे हैं। इसी तरह से मान लो 3/5 है तो यहाँ भी इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। तो जितने भी परिमेय संख्या है सबको P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। एक टर्म और आता है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी समझ लेंगे। एक टर्म आता है उसको समझेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर लिख सकते हैं हम अपन P/Q। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर P और Q हम मान लेते हैं, जहाँ पर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होगा, क्योंकि Q 0 होगा तो वो अपरिभाषित है, वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो Q बराबर 0 जब होता है वो परिमेय संख्या होता ही नहीं, तो Q बराबर 0 हम यहाँ पर लेंगे नहीं, ठीक है। देन हमारे पास P और Q कोई पूर्णांक हो सकता है, यानी 1 2 3 4 और माइनस में 1 2 3 4 कुछ भी, उससे आगे तक में कुछ भी ले लेंगे हम, चल जाएगा। देन एक बात देखना है हमको, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है ना कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं 3/6 तो ये कट रहा है 3 दूनी 6। एक लिख रहे हैं 2/3 तो 2/3 हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये नहीं कटने वाला। तो बस मोटा मोटी याद रखो कि ये कटने वाला नंबर नहीं है। जो P/Q है ना, ये कटने वाला नंबर नहीं, हमने काट जो भी था वो काट करके P/Q लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है, ठीक है। तो देन इसको हमको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसके नीचे में मान लो 1 होगा, मानेंगे क्या होगा ही, √2 को Q से गुना करेंगे, √2Q हो जाएगा बराबर में P। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, सहभाज्य का मतलब है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सहभाज्य का मतलब हो गया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। देन ये हो गया हमारा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। स्टेप बाय समझते चलो, बहुत आसान लगेगा। स्टेप बाय समझते चलोगे बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फिर समस्या होगी। चलो जी, वर्ग करने का मतलब इधर भी वर्ग चढ़ाएंगे और इधर भी वर्ग चढ़ाएंगे, पावर 2 करेंगे दोनों का, तो 2p का वर्ग और p का वर्ग। तो अगर हमको पता है इसको 2p का वर्ग मतलब 2p गुने √2p, √2 से 2 हो जाएगा और p को गुना करेंगे तो ये पावर 1 है, पावर 1 है, ये पावर 2 होगा, तो ये तो हो जाएगा 2p²। क्या हो जाएगा ये 2p², ये क्या हो गया, 1 मिनट, 2p नहीं, ये गड़बड़ हो गया। तो ये 2√2q का वर्ग होगा और ये होगा p का वर्ग। तो यहाँ से जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेम बात होगा, √2q गुने √2q, अगर इसको गुना करेंगे √2 मिल करके हो जाएगा 2 और q पर पावर 1 है, q पर पावर 1 तो q पर पावर 2 हो जाएगा, पावर गुना में छूट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अगर हम लिखे q का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बराबर में p² और बट्टे में 2। इसका मतलब ये है कि p² को 2 से भाग दे रहे हैं तो q² आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p² 2 से विभाजित है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि p² 2 से विभाज्य है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि यदि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। जैसा कि हमने बात किया है कि मान लो कि 2 से 4 का स्क्वायर विभाज्य है तो 2 से 4 भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 जो 2 से पूरी विभाज्य होगा और 4 तो 2 से विभाज्य है ही, तो होगा। इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य है। अब विभाज्य होने का मतलब देखो यहां से गौर से, अगर 6 में 2 से भाग लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये 2 तिहाई 6
इसका मतलब क्या है कि 6 को लिखते हैं तो 2 गुने 3 लिखते हैं और इसे 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि 6 में 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 6 में 2 भी है, अतः P में 2 का गुणनखंड है, P में 2 का गुणनखंड है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इधर। नेक्स्ट, ये हमारा समीकरण 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अब P बराबर हम 2m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P बराबर 2m। अच्छा, P बराबर हम 2m हमने क्यों माना? P बराबर 2m क्यों हमने माना? क्योंकि जो भी नंबर 2 से विभाजित होगा वो 2m के फॉर्म में होगा। कैसे होगा? ये तो हमारे सिलेबस में से ही हटा दिया, ये बड़ा गड़बड़ किया है। अगर हमारे सिलेबस में होता ना वो वाला प्रश्न जो आता था हम लोगों का, ठीक है, साबित करें कि 4q+1 विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो वहाँ से तुमको अच्छा से समझ में आता था। खैर चलो, हटा दिया, देख लेंगे जी। तो P बराबर अगर मान लो 2m क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 4 2 से विभाजित है तो इसको 2 गुने 2 लिखते हैं। 6 ये 4 हो गया, 6 2 से विभाजित है इसको 2 गुने 3 लिखते हैं। मान लो 12 2 से विभाजित है तो इसको हम 2 गुने 6 लिखते हैं। मान लो कि 18 2 से विभाजित है इसको 2 गुने 9 लिखते हैं। तो जहाँ पर ये जो 2 3 6 9 है, ये m का वैल्यू अगर मान ले तो ये तो 2m के फॉर्म में ही तो आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? ये 2m के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने P बराबर 2m के फॉर्म में लिया, क्योंकि P 2 से विभाजित है। 2m समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखना यहाँ से क्या है, q² बराबर, ये हमारे पास q² बराबर p² और बट्टे में 2। देन इसको करेंगे q² बराबर p² की जगह पर 2m कर लेंगे, इसको स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा बट्टे में 2, या q² बराबर 4m² बट्टे में 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। q² बराबर होगा 2m², या अगर हम m² बराबर लिखते हैं, ये गुणाम है, इधर आके भागवा में चला जाएगा तो ये होगा q² बट्टे 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब q² 2 से विभाजित है, अतः q² 2 से विभाजित है, ये बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि q भी 2 से विभाजित है और q में 2 का गुणनखंड है, ये बात हुआ। अब एक बात बता दो कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, P में भी 2 का गुणनखंड है, Q में भी 2 का गुणनखंड है, लेकिन हमने माना क्या था कि P Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या तो यहाँ से लिखो, थोड़ा जगह बचा है, काम हो जाएगा ना। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमने माना था कि P Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ PQ में, यहाँ से देख लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, P में भी 2 का गुणनखंड है और Q में भी 2 का गुणनखंड है, अतः हमारा मानना गलत है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो करना क्या पड़ेगा? कुछ बातें तुमको समझ में आई होगी, कुछ बातें हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको 4-5 बार कर लो, रिवीजन प्रैक्टिस करो। फिर देन √3, √5, √7, √11, √13, √17, इस सब को तुम साबित करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे बातें क्लियर होती हुई चली जाएगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से लेकर के एक्सरसाइज में जाते जाते √3, √5 तो हो ही जाना है, √7 तो हो ही जाएगा। जो भी बच जाएगा वो तुम खुद से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हमको अब देखना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है,
इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं। अच्छा, ये भी प्रश्न जो है हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण में तुमको मिल जाएगा, तो उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने साबित किया था √2 एक अपरिमेय संख्या, अब साबित करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? दोनों बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि का प्रयोग वहां पर भी हमने किया था और यहाँ भी वही करने वाले हैं, विरोधाभास विधि का प्रयोग यूज। कैसे करेंगे जी? तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने मान लिया साबित करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना उल्टा कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 परिमेय संख्या है तो हमने क्या कहा, इसको P/Q के फॉर्म में दिखा जा सकता है, जहां पर PQ पूर्णांक है। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या वाला है, तो यहाँ पर देखो ना गौर से, अगर हम लिखते हैं कि 10/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5/2। देखो ऊपर और नीचे दोनों में 2 नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का अवनिष्ठ गुणनखंड है, PQ में 2 का अवनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर जो हमने P/Q लिया वो कटने वाला नहीं, सीधा समझो वो डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। √3 को Q से गुना करेंगे तो ये होगा √3Q बराबर में P को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा P। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने का मतलब क्या है कि √3Q का वर्ग करेंगे और इधर P का भी वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q² बराबर P का स्क्वायर। अगर सिर्फ हम लिखे यहाँ पर Q² तो क्या होगा, ये 3 इधर चलाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा Q² बराबर P²/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो तुम। चलो जी, अब इसका मतलब क्या है कि P² में 3 से भाग दे रहे हैं तो Q² आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ P² 3 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब P भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अच्छा उदाहरण समझो ना यहाँ पर कि अगर मान लो कि 3 जो है ना वो 3 से 9 का स्क्वायर विभाज्य है, तो 3 से 9 भी तो विभाज्य होगा। 9 का स्क्वायर 81, इसमें भाग देंगे 3 से तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, 27 × 81 होगा, और 9 में भी भाग देंगे तो ये भी तो कटेगा, 3 × 9। यही है कि P² यहाँ 3 से विभाज्य है तो P भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा। ये बातें क्लियर हो गई। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब है P में 3 का गुणनखंड है, मतलब सीधी सी बात है P में 3 है। ठीक है, चलो जी आगे देखें। नेक्स्ट देखना है हमको कि हम मान लेते हैं P बराबर 3m। P बराबर 3m ये हमने क्यों माना, √2 वाले मारे थे P बराबर 2m, यहाँ पर माने P बराबर 3m। तो देखो बच्चे, एक यहाँ पर हम एक बात समझा दें कि अगर मान लो कोई 2 से विभाज्य है तो वो 2m के रूप का होगा, और कोई 3 से विभाज्य है तो वो 3m के रूप का होगा, कोई 7 से विभाज्य है तो वो 7m के रूप का होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम 18 लिख रहे हो, देखो 18, 21, यहाँ देखो 6, 9, 18, 21, यहाँ पर गौर से देखना, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 6, इसको लिख सकते हैं 3 × 7। तो यहाँ पर यदि हम 2, 3, 6, 7 को m माने तो ये किस रूप में है, ये 3m के रूप में है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, P बराबर 3m जो हमने समीकरण 1 यहाँ पर निकाला था Q² बराबर P²/3, इसमें रख देना है। ठीक है, तो P बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 है हमारे पास Q² बराबर P² 2m, ये P² 2, ये है हमारे पास। देखो यहाँ से Q², अच्छा 3 है ना, 3 है, ये हमारे पास Q² बराबर P² 3। ना हमको करना क्या है, कुछ नहीं, सॉल्व करो फर्दर।
पी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 3m, तो ये होगा 3m का स्क्वायर बट्टे में 3। आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर बट्टे में 3, 3 तिया 9। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3m स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कटा 3 हो गया, 3m स्क्वायर हो गया ये। अब अगर हम लिखे m स्क्वायर तो ये बराबर होता है क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। गौर से देखना यहाँ पर m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 3, इसका मतलब है कि m स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब इसका मतलब है कि Q भी 3 से विभाज्य है। अब इसका मतलब है Q में 3 का गुणनखंड है। तो गौर से देखना यहाँ पर P में भी 3 का गुणनखंड है। यहाँ गौर से देखो, हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि P में भी 3 का गुणनखंड है और यहाँ पर Q में भी 3 का गुणनखंड है। गौर से देखना, गुणनखंड है ना। लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना था कि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जो हमने माना था उसका ये तो उल्टा हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, आ जाओ आगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड अब 3 4 लिखा है, गुणनखंड कितना है 3 है। लेकिन हमने तो माना था कि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 लेंगे ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्योंकि नयापन है क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होगा। ठीक है, ये हमारा साबित हो गया दोनों बात। √2 को भी हमने साबित किया, √3 को भी हमने साबित किया। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हो, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। अब ये कंपैरेटिवली बात करें, तुलनात्मक रूप से बात करें तो जो √2 को हमने साबित किया अपरिमेय संख्या है, √3 को जो हमने साबित किया अपरिमेय संख्या है, उससे काफ़ी इजी है और छोटा भी है। कैसे साबित कर सकते हैं, दर्शाइए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमको लगने वाली है ना, ये क्या लगने वाली है, गौर से देखना यहाँ पर कि देखो परिमेय संख्या और प्लस में परिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या। कैसे, मान लो अगर हम जोड़ते हैं 3/5 और +5, ये भी परिमेय है, तो ये परिमेय होगा। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम जोड़ते हैं यहाँ से परिमेय संख्या और माइनस में करें परिमेय संख्या, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय ही होगा। ये याद रखना यहाँ से, यानी कि अगर हम 5/3 में से अगर 3/5 या कुछ भी 3 घटा दे तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय होगा। तो इतनी बातें तुमको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, अभी पता चलेगा। ठीक है जी, तो साबित क्या करना है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे तो मानना पड़ेगा हमको, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, देन अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के फॉर्म में होगा, जैसा कि हमने बात किया था पहले। ये होगा 5 - √3 बराबर ये हो जाएगा P/Q, जहां PQ क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं।
पी क्यू पूर्णांक होगा 1 2 3 4 5 या माइनस में 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है जी। देन हमको क्या करना है, इस √3 को उठा के इधर लेके आएंगे और इस पूरे को इधर उठा के ले आएंगे। तो ये हो जाएगा √3 बराबर में पी क्यू को इसी साइड रखे हैं, सिर्फ 5 को उठा के हमने उधर ले गया, तो ये हो गया और 5 का -5। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ समीकरण 1 के LHS में √3 है, जो √3 कौन सी संख्या, अभी भी हमने साबित किया अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा RHS में क्या है, P/Q -5 है, जहाँ PQ 5 पूर्णांक है। ये सारे पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 5 तो पता ही हमको पूर्णांक है। ठीक है, अतः क्या होगा, पूर्णांक को जब अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है या पूर्णांक के साथ जब पूर्णांक को जोड़ते घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आता है। अतः P/Q -5, जैसे हमने बताया ना कि 5/3 में 3 जोड़ो, 3/5 में 5 जोड़ो, तो ये परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, देन हम देख रहे हैं समीकरण 1 से अब स्पष्ट क्या हो रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय तो कभी होता ही नहीं है, तो संभव क्या होगा कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर रख देंगे तो थोड़ी संभव होगा। और अपरिमेय बराबर अपरिमेय आ क्यों रहा है, क्योंकि ये अपरिमेय था, इसको हमने परिमेय मान लिया और परिमेय मान के काम किया, इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है, संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास 5 - √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट करो। तो अब जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको दर्शाना है। देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है, कैसे दर्शा सकते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास विधि से। साबित क्या करना है, 3√2 जो है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले अगर बोल रहा है कि अपरिमेय साबित करो तो तुम मानो परिमेय, किसको, 3√2 को, तो मानेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसा ही हम मान रहे हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो हमको पता है परिमेय संख्या को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। इट मीन्स कि अगर हम बोल रहे हैं कि √2 परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या होगा कि ये P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पर P = 2 और Q = 1 है, और साथ ही साथ Q = 0 नहीं है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3√2 बराबर P/Q होगा, जहाँ पर PQ पूर्णांक होगा और Q = 0 नहीं होगा। ये इतनी बातें तुमको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। देन देखो ये 3 जो है ना, ये √2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इसको उठाकर इस तरफ लाते हैं तो ये डिवीजन में आ जाएगा, मतलब क्या होगा, √2 बराबर हो जाएगा P/3Q, क्या हो जाएगा, 3Q। अब इस मानो अगर हम इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 के LHS में √2 है, क्या है, √2 है ना, LHS में √2 जो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, देन अगर हम RHS में बात करें तथा RHS में क्या है, RHS देखेंगे तो हमारे पास है P/3Q और LHS में है √2। देखो यहाँ से
तो RHS में हमारे पास क्या है, RHS में है P/3Q, जहाँ PQ3 पूर्णांक है। और जब पता है अगर पूर्णांक को अंश बट्टे हर में लिखोगे तो वो पूर्णांक होगा, पूर्णांक को जोड़ोगे तो वो पूर्णांक होगा, या बोल सकते हैं परिमेय। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो है ना ये, अतः P/3Q क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से क्या निकल के आ रहा है हमारा कि अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। गौर से देखो ना यहाँ पर कि √2 परिमेय है, यहाँ पर √2 परिमेय है और P/3Q परिमेय है। तो इसलिए हमने लिखा समीकरण 1 से निकल के आ रहा है परिमेय बराबर अपरिमेय। अच्छा, ये क्यों आया परिमेय बराबर अपरिमेय? यह इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने घपलाबाजी किया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये तो अपरिमेय है, लेकिन हमने माना था अपरिमेय है और प्रॉपर्टी लगाया हमने परिमेय संख्या वाला। अपरिमेय को बना दिया परिमेय और प्रॉपर्टी लगाया परिमेय संख्या वाला, तो हमारा ये परिमेय बराबर अपरिमेय आ गया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं, √3√2, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये यहां से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, चलो जी ये हो गया प्रूव, इसको नोट कर सकते हो।